हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय चैनल। तो हम बात कर रहे थे हमारे सीरीज के अंदर हमने जो पहला सब्जेक्ट स्टार्ट किया था मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उसके अंदर जो हम सिस्टम पढ़ रहे थे, हमारा पहला सिस्टम नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हमें क्लास को बीच में रोकना पड़ा था, तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे थे। तो हमने अभी तक नर्वस सिस्टम के बारे में अभी तक क्या क्या पढ़ा, हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन होता है नर्वस सिस्टम का, उसके बारे में हमने बात की थी। और देन हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। तो हम रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन था जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसमें हमने एंटायर क्लासिफिकेशन कवर करा था। ये CNS, ये PNS का क्लासिफिकेशन। फिर हमने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, किस तरह से न्यूरॉन की स्ट्रक्चर होती है, क्या पार्ट्स न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं। तो पिछली क्लास में हमने अब तक ये पढ़ लिया। पिछली क्लास में जो लास्ट टॉपिक था हमारा, हम एक्सोन के बारे में पढ़ रहे थे। तो मान लीजिए एक बार रिवाइज करने के लिए हम एक न्यूरॉन का एक रफली डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा न्यूरॉन हो गया। आई होप अब तक आपको न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वन लाइनर मैंने आपको मार्क करवा दिए थे, जो भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी से नर्वस सिस्टम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो मान लीजिए एक बेसिकली ये एक न्यूरॉन है। उसकी बात करें, हम एक्सोन के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। ये इसकी कवरिंग है जिसको हमने माइलिन शीट बोला था। तो ये इसको रेगुलरली कवर नहीं करती, रेगुलर इंटरवल पे माइलिन शीट एब्सेंट होती है। ठीक है, तो इनके अलग अलग हम नाम देख लेते हैं। ये हो गया हमारा टर्मिनल बटन, इनको हमने क्या बोला था, टर्मिनल बटन्स। ये हो गया एक्सोन, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ये हो गई हमारी जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन शॉर्ट ब्रांच स्ट्रक्चर, जिनको हमने क्या बोला था, डेंड्राइट्स। क्या बोला था, डेंड्राइट्स। और जो इसकी कवरिंग को हमने बोला था, एक्सोन की कवरिंग जो है, इस पर कवरिंग प्रेजेंट होती है, इसको क्या बोला था, एक्सोन की कवरिंग को, एक्सोन की कवरिंग को हमने बोला था एक्सोलेमा। इसी का दूसरा नाम क्या है, न्यूरोलेमा। जैसे सेल की कवरिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वैसे ही एक्सोन पे जो कवरिंग प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोलेमा या न्यूरोलेमा। तो अभी तक हमने न्यूरॉन की इतनी स्ट्रक्चर पढ़ ली थी, जिसके अंदर हमने न्यूरॉन के दो पार्ट पढ़े थे। उसका पहला पार्ट था सेल बॉडी। पहला पार्ट क्या था, सेल बॉडी, और दूसरा पार्ट था सेल प्रोसेस। ये अब तक हमने पहली क्लास में कवर कर लिया था। सेल प्रोसेस के अंदर हमने फर्दर दो स्ट्रक्चर पढ़ी थी, पहली डेंड्राइट्स, सेकंड एक्सोन। एक्सोन के बारे में हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, हमने पढ़ा था। और क्या, नेजल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, एब्सेंट। नेजल्स ग्रेन्यूल्स एक्सोन के अंदर एब्सेंट थे, तो अपनी प्रोटीन की डिमांड कहाँ से पूरी करेगा, सेल बॉडी के थ्रू। इसके अलावा माइलिनेशन, सेकंड जो इसके बाद में हम पढ़ रहे थे माइलिनेशन एक्सोन के बारे में, इसकी जो कवरिंग बनाती है। तो इसमें अब आगे से आगे हम स्टार्ट करते हैं एक्सोन के माइलिन शीथ के बारे में। ये हमारा न्यूरॉन हो गया, ये इसके टीलोडेंड्रिया जो बटन लाइक स्ट्रक्चर है, इनको बोल दिया हमने टर्मिनल बटन्स। ये होंगे टर्मिनल बटन्स। ये हो गया टीलो, क्या बोला इसको, टीलोडेंड्रिया। ये एक्सोन पे जो अल्टरनेट कवरिंग है रेगुलर इंटरवल पे, इसको हमने क्या बोल दिया था, एक्सोन की कवरिंग को न्यूरोलेमा, जो किससे मिलकर बनी होती है, माइलिन शीथ। किससे मिलकर बनी होती है, माइलिन शीथ से। और इसी के बारे में लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे, माइलिन शीथ कैसे कवर करती है, क्या इसके फंक्शन होते हैं। तो हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में माइलिन शीथ के बारे में, उसमें से क्वेश्चन भी मैंने लगवाया था कि अगर CNS सिस्टम की बात करें हम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, तो माइलिनेशन का काम कौन करता है, माइलिन शीथ कौन सी सेल बनाती है,
बताइए, आपका रिवीजन हो जाएगा। माइलिन शीथ कौन सी सेल बनाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर? वो थी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। कौन थी? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये क्या है? एक प्रकार की न्यूरोग्लिया सेल है। अलग अलग टाइप होते हैं न्यूरोग्लिया के। एक प्रकार की न्यूरोग्लिया सेल ओलिगोडेंड्रोसाइट। और अगर पीएनएस की बात करें तो एक्सोन को कवर कौन सी सेल करती है, जिसको हम क्या बोलेंगे? माइलिनेशन। यानी कि माइलिनेशन का काम पीएनएस के अंदर कौन सी सेल करती है? माइलिनेशन का काम पीएनएस के अंदर करेगी हमारी स्वान सेल। स्वान सेल। तो ये 2 क्वेश्चन माइलिन शीथ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 लाइनर के रूप में पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। ये आपको याद हो जानी चाहिए थे अब तक। ये भी एक स्वान सेल क्या है? एक न्यूरोग्लिया का पार्ट है। तो लास्ट क्लास में हम माइलिन शीथ तक पढ़ रहे थे। अब माइलिन शीथ के हम फंक्शन पढ़ेंगे कि माइलिन शीथ क्यों एक्सोन पे, क्या इसके फंक्शन है, क्या इंपॉर्टेंस है एक्सोन पे माइलिन शीथ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ माइलिन शीथ। फंक्शंस ऑफ माइलिन शीथ। ठीक है, पहला फंक्शन क्या होगा? पहला फंक्शन लिखिए। ये क्या करती है माइलिन शीथ? मान लीजिए एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन है, ये एक्सोन है, ये इसकी फर्दर अलग स्ट्रक्चर है, ये सेल बॉडी, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स। और ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कवरिंग जो माइलिन शीथ है एक्सोन पे, इसके फंक्शन हम पढ़ रहे हैं। जो ये कवरिंग है, हमने बात करी थी कि न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल प्रेजेंट होता है। जब हमने न्यूरॉन के बारे में बताया था, तब हमने बात करी थी कि न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल यानी कि एक तरीके का करंट है जिसके रूप में सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन में ट्रांसफ़र होती है फर्दर आगे से आगे। मान लीजिए यहाँ पे एक स्टिमुलस जा रहा है ब्रेन से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन। तो इस माइलिन शीथ का काम क्या है? जो ये इलेक्ट्रिकल करंट जा रहा है, जो एक्शन पोटेंशियल जा रहा है, इसको हम इम्पल्स बोलते हैं। इस इम्पल्स को क्या करती है? स्पीड प्रोवाइड करवाती है। एक चीज़ जो नोटिस की होगी आपने, जो ये माइलिन शीथ है, ये रेगुलर इंटरवल पे एब्सेंट है। यानी कि एंटायर कवर नहीं करती एक्सोन को, रेगुलर इंटरवल पे एब्सेंट होती है माइलिन शीथ। बीच बीच में गैप होता है इनकी कवरिंग के बीच में। तो इस गैप को हमने एक नाम दिया था, क्या नाम था उसका? नोट्स ऑफ रेन्यूअर। क्या नाम दिया था? नोट्स ऑफ रेन्यूअर हमने इसका नाम दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप प्रेजेंट होता है 2 माइलिन शीथ की कवरिंग के बीच में एक्सोन पे। एक्सोन माइलिन शीथ पूरी एक्सोन को एक साथ कवर नहीं करती, रेगुलर इंटरवल पे इसमें गैप होता है, जिसको हमने नोट्स ऑफ रेन्यूअर कहा था। तो ऐसी स्ट्रक्चर क्यों है? ऐसी स्ट्रक्चर के पीछे वजह है क्योंकि इससे जो नर्व इम्पल्सेस न्यूरॉन के अंदर जा रहे हैं उससे स्पीड मिलती है नर्व इम्पल्सेस को इस स्ट्रक्चर के कारण। तो पहला इसका फंक्शन माइलिन शीथ का प्रोवाइड स्पीड टू द इम्पल्स। प्रोवाइड स्पीड टू द इम्पल्स। अब ये इम्पल्स को स्पीड कैसे प्रोवाइड करवाती है? इसकी ऐसी स्ट्रक्चर के कारण आप देख पा रहे हैं यहाँ पे माइलिन शीथ यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है, यानी कि बीच बीच में माइलिन शीथ एब्सेंट है। तो इम्पल्स एक कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकता। मान लीजिए ये माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ है, तो कोई भी इम्पल्स आ रहा है तो क्या वो कंटिन्यूसली इसमें ट्रांसफर हो सकता है? नहीं, क्योंकि बीच बीच में गैप है। तो कंटिन्यूसली एक स्ट्रेट लाइन में इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। इसलिए जो इम्पल्स है उसको जंपिंग मूवमेंट के साथ ट्रांसफ़र करना पड़ता है। इस तरीके से इस माइलिन शीथ की कवरिंग से फर्स्ट कवरिंग से सेकंड, सेकंड से थर्ड, इस तरह से जंपिंग मूवमेंट करता है। और इसी वजह से क्या होता है? इम्पल्स की स्पीड बढ़ जाती है। और इसी वजह से यही वजह है कि एक्सोन में माइलिन शीथ का इस तरीके से कवरिंग होती है, ना कि कंटिन्यूस कवरिंग होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? इस मूवमेंट को जो बोलते हैं, स्टार लगा लीजिए, इस मूवमेंट को हम बोलेंगे साल्टेटरी मूवमेंट। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि न्यूरॉन में इम्पल्स के मूवमेंट किस वे में होते हैं? साल्टेटरी मूवमेंट होते हैं। साल्टेटरी मूवमेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। साल्टेटरी किस तरह के मूवमेंट पाए जाते हैं इम्पल्स के? साल्टेटरी मूवमेंट। इसकी वजह से क्या होता है? इम्पल्स को स्पीड प्रोवाइड होती है, इम्पल्स को स्पीड मिल जाती है, और ताकि वो फास्टर वे में ट्रांसमिशन हो सकता है वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। इस साल्टेटरी मूवमेंट को हम क्या बोल देंगे? फ्रॉग लाइक जंपिंग मूवमेंट। फ्रॉग लाइक जंपिंग मूवमेंट प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं को हम साल्टेटरी मूवमेंट बोलते हैं।
तो पहला फंक्शन हो गया माइलिन शीट का, प्रोवाइड स्पीड टू द इम्पल्स बाय साल्टेटरी मूवमेंट, और साल्टेटरी मूवमेंट किसको बोल दिया, फ्रॉग लाइक जंपिंग मूवमेंट को। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट फंक्शन हम पढ़ते हैं। इसका सेकंड फंक्शन माइलिन शीट का सेकंड फंक्शन है इंसुलेट द न्यूरॉन। इसका सिंपल मीनिंग है न्यूरॉन को कवर करने का काम करती है और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, इंजरी वगैरह से प्रिवेंट कराती है, इसलिए इंसुलेट का मतलब है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है न्यूरॉन को, क्योंकि ये कवरिंग की तरह काम करती है। थर्ड इसका फंक्शन हो गया, जैसे आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं उसमें बाहर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। ऐसी कवरिंग क्यों होती है, जैसे मान लीजिए दो वायर है ग्रुप में गुच्छे के रूप में लगे हैं, तो अगर एक इलेक्ट्रिकल करंट इस वायर के अंदर जा रहा है तो सराउंडिंग वायर के अंदर ये इलेक्ट्रिकल करंट ट्रांसमिशन नहीं हो जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए उनके ऊपर एक कवरिंग लगाई जाती है रबर की। वैसे ही माइलिन शीट काम करती है, क्या करती है, सराउंडिंग न्यूरॉन में ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करती है, ताकि ट्रांसमिशन एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ना कि सराउंडिंग न्यूरॉन के अंदर उनका ट्रांसमिशन हो जाए। तो इसका एक और फंक्शन हो गया प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। कहाँ पे प्रिवेंट करती है इम्पल्स का ट्रांसमिशन, टू द सराउंडिंग न्यूरॉन। एक कवरिंग की तरह काम करती है, ताकि जो इम्पल्स जिस न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो रहा है वो सराउंडिंग न्यूरॉन के अंदर उनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ट्रांसमिट नहीं हो जाए, इसलिए एक कवरिंग की तरह काम करती है टू द सराउंडिंग न्यूरॉन। तो ये कुछ फंक्शन थे माइलिन शीट के। इनमें से इंपॉर्टेंट सिर्फ एक जो हमने पढ़ाई करी थी, जो हमने बात करी थी, वो है साल्टेटरी मूवमेंट। कैसे मूवमेंट पाए जाते हैं इम्पल्स के, किस मूवमेंट में ट्रांसफर होता है, साल्टेटरी मूवमेंट। अभी तक इसमें से अगर वन लाइन में पूछा जाएगा तो साल्टेटरी मूवमेंट में से, बाकी और फर्दर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारी स्ट्रक्चर होगी। अब जो फाइनल स्ट्रक्चर बच गई न्यूरॉन की, उसको भी हम देख लेते हैं। ये हमारा न्यूरॉन, ये हमारे जो स्ट्रक्चर जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये हमारा एक्सॉन की कवरिंग माइलिन शीट, ये एक्सॉन, ये न्यूक्लियस और ये डेंड्राइट्स। इन सब को हमने अलग अलग पढ़ा है और यहाँ तक की स्टडी हमने कर ली न्यूरॉन की। अब हम ये वाला पोर्शन न्यूरॉन का पढ़ेंगे। तो एक्सॉन से फर्दर एक स्ट्रक्चर निकलती है, प्रोजेक्शंस निकलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया। तो इसको हम लिखेंगे फर्दर एक्सॉन इज डिवाइडेड इनटू, क्या बोल देंगे इसको, टीलोडेंड्रिया इसको हम बोलते हैं। और टीलोडेंड्रिया के बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो एंड स्ट्रक्चर है टीलोडेंड्रिया के, उस पर बटन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इसी को हमने क्या नाम दे दिया, स्वेलिंग प्रेजेंट होती है के एंड पे, एक्सॉन के टीलोडेंड्रिया के एंड पे एक स्वेलिंग प्रेजेंट होती है। इसी को हमने नाम दे दिया टर्मिनल बटन। क्या बोलते हैं इनको, टर्मिनल बटन। तो अब तक न्यूरॉन की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। जैसे ये फर्स्ट डायग्राम है, इसके बारे में आप देखिए, ये सेकंड और ये थर्ड। हमने क्या क्या पढ़ा अब तक न्यूरॉन में। ये इसका सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी की स्ट्रक्चर न्यूरॉन की, इसको हम सेल बॉडी बोला। इसके अंदर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस होता है। डेंड्राइट्स के बारे में पढ़ा, ये एक्सॉन होती है, एक्सॉन पे कवरिंग होती है माइलिन शीट की। अगर PNS है तो उस पर सेल कौन सी कवर करेंगे, स्वान सेल। और CNS हो तो उसके अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। नोड्स ऑफ रेन्यूअर, जहाँ पे माइलिन शीट एब्सेंट होती है, गैप होते हैं, जिनको नोड्स ऑफ रेन्यूअर कहते हैं। फर्दर जो स्ट्रक्चर बनती है उनको टीलोडेंड्रिया, और जो बटन लाइक स्ट्रक्चर होती है उनको एक्सॉन टर्मिनल या टर्मिनल बटन्स के नाम जाना जाता है। ये माइलिन शीट की कवरिंग, यही जो हमने बात करी थी पिछले लेक्चर में, ये CNS और PNS में अलग अलग कवरिंग इसमें बता रही। तो ये हो गया एंटायर, सारे पार्ट हमने न्यूरॉन के कवर कर लिए हैं। माइलिन शीट के फंक्शन, एक्सॉन के फंक्शन वगैरह, इन सब चीज़ की हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्मिनल बटन के बारे में, हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इनका क्या रोल होता है टर्मिनल बटन का। उससे पहले आप दो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला, जंक्शन, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या बोलेंगे, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, क्या बोलेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको, इसको बोल देंगे हम सिनेप्स।
तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। सिनेप्स, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को सिनेप्स बोलते हैं, और एक न्यूरॉन और मसल्स के बीच के जंक्शन को, ये न्यूरॉन है और मसल्स, इनके बीच के जंक्शन को क्या बोल देंगे? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, क्या बोल देंगे? तो माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के फिजियोलॉजी के बारे में, कैसे एक्शन पोटेंशियल काम जनरेट होता है, कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैसे इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है न्यूरॉन से मसल्स के अंदर, ये सब हम माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले सिर्फ बेसिक क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रीफली इसका हम देख लेते कि किस तरीके से नर्व इम्पल्सेस एक न्यूरॉन से मसल्स के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। उसमें चैनल्स, सोडियम पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल का क्या रोल होता है, कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और किस तरीके से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसका एक ब्रीफ में हम समरी देख लेते हैं। बाद में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हम पढ़ेंगे डिटेल में, तब हम इसकी डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो ये न्यूरॉन की एक स्ट्रक्चर मान लें, और ये है इसका टर्मिनल बटन। इसी को हम अगर जूम करके देखें, इसी के स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ टर्मिनल बटन की। मान लीजिए इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है। अब ये काम कैसे करेगा? जैसे मान लीजिए पहले हम मसल्स बना देते हैं। ये मसल्स की एक स्केलेटल मसल्स की एक सरफेस है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। हम इसमें पढ़ क्या रहे हैं कि कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, कैसे इम्पल्स काम करता है। इसका हम बेसिक एक आइडिया ले रहे हैं कि किस तरीके से सोडियम और पोटेशियम का रोल होता है किसी मसल के कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन या डीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। ये टर्मिनल बटन है एक्सोन का, जो न्यूरॉन का जो एंड पार्ट है। मान लीजिए ब्रेन से कोई इम्पल्स आता है, मान लीजिए मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन गई, हमें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, तो ये इम्पल्स के रूप में न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसफ़र होगी आगे से आगे। न्यूरॉन इस इंफॉर्मेशन को अपने एंड पार्ट तक ट्रांसफ़र करेगा। कहाँ तक? जो एंड पार्ट था न्यूरॉन का, जिसको हमने क्या बोल दिया था? जिसको हमने बोला था टर्मिनल बटन, जो कि स्वेलिंग यानी कि स्वेलिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी, उनको टर्मिनल बटन। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ पे ब्रेन का क्या आ गया? इम्पल्स। ब्रेन ने इन्फॉर्मेशन दे दी कि हमें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। अब किस तरीके से काम करता है? ये जो टर्मिनल बटन है, इस पर एक चैनल प्रेजेंट होता है, एक पंप प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल इसके अंदर प्रेजेंट है। मान लीजिए ये सेल के बाहर हम बात कर रहे हैं न्यूरॉन के, यहाँ पे कैल्शियम ज़्यादा प्रेजेंट है और यहाँ पे कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। तो किस तरीके से काम करेगा ये टर्मिनल बटन? इसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक केमिकल्स स्टोर होते हैं वेसाइकल्स के रूप में, पाउच लाइक स्ट्रक्चर के। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक जो केमिकल है वो है एसिटाइलिन कोलिन, और एक जो केमिकल है वो है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड इसका फुल फॉर्म है, और एसिड का फुल फॉर्म है एसिटाइलिन कोलिन। तो इनके बारे में पढ़े से पहले इनके बारे में जान लीजिए किस तरीके से, किस नेचर के हार्मोन है, किस नेचर के न्यूरोट्रांसमीटर है। तो एसिटाइलिन कोलिन है मोस्ट एक्साइटेटरी, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने वाली एक्टिविटीज़ जो करता है वो कौन करेगा? एसिटाइलिन कोलिन। यानी कि कोई भी एक्टिविटी को फर्दर अगर वो इंक्रीज़ कर देता है, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर देता है, तो उसको एक्साइटेटरी बोलते हैं। एक्साइट कर देता है सेल को, तो मोस्ट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें से वन लाइनर पहले भी पूछा गया है। तो अगर मोस्ट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आता है तो हम क्या करेंगे? एसिटाइलिन कोलिन करेंगे। और गावा क्या है? गावा किसी भी एक्टिविटी को रोकने का काम करता है, एक इनहिबिटरी हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इसको बोलेंगे मोस्ट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये दो आपके एमसीक्यू वन लाइनर में बनते हैं। मोस्ट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है? मोस्ट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है? तो ये दोनों ही न्यूरोट्रांसमीटर टर्मिनल बटन के अंदर, वेसाइकल्स के अंदर पाउच के फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं, और जब इनका यूज होता है ये रिलीज़ कर दिए जाते हैं। तो किस तरीके से रिलीज़ करे जाएंगे? मान लीजिए ये टर्मिनल बटन है, यहाँ पे जो चैनल प्रेजेंट वो है कैल्शियम चैनल। वैसे ही ये मसल्स की सरफेस है, यहाँ पे भी एक पंप प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। यहाँ सेल के बाहर जो है, मसल्स के बाहर, यहाँ सोडियम ज़्यादा है और यहाँ पे पोटेशियम की स्ट्रक्चर
पोटेशियम की कंसंट्रेशन मसल्स के अंदर ज़्यादा है और सोडियम की कंसंट्रेशन मसल्स के बाहर की तरफ है। मान लीजिए अभी ये जो मसल्स है वो रेस्टिंग फेज के अंदर है, यानी कि अभी हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, अभी रेस्टिंग फेज के अंदर है, यानी कि अभी उसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं है, ना वो कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ रिलैक्सेशन के स्टेट के अंदर है। तो इस स्टेट के अंदर इसको क्या बोलेंगे, रेस्टिंग। इसके ऊपर जो करंट प्रेजेंट है उसको बोलेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्या बोल देंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन। अभी ये थोड़ी सी ये चीज़ आपको हार्ड लग रही होगी, लेकिन सिर्फ अभी बेसिक आइडिया के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। बाद में जब मैं माइस्थेनिया ग्रेविस आपको पढ़ाऊँगा तो इसको डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ आप बेसिक समझ लीजिए इसका। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है ACH रिसेप्टर, यानी कि जो ACH रिलीज होगा इन पे आके बाइंड होगा और अपना फंक्शन करेगा, ये हो गए ACH रिसेप्टर। और यहाँ पे होते हैं एक और लास्ट पम्प हम पढ़ लेते हैं, ये हैं क्लोराइड चैनल, ये हैं क्लोराइड चैनल। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि काम कैसे करता है, किस तरीके से इम्पल्स आगे ट्रांसफ़र होता है। मान लीजिए ब्रेन के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाती है तो वो न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है टर्मिनल बटन तक, और टर्मिनल बटन तक आने के बाद में सब यहाँ आ गया इम्पल्स, यहाँ तक हमने बात करी, यहाँ ब्रेन के द्वारा इम्पल्स भेजा गया। तो सबसे पहले क्या होगा, जो ये कैल्शियम चैनल है, ये कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं जैसे इम्पल्स हमारे पास टर्मिनल बटन पे पहुँचते हैं, ये इम्पल्स, ये कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। अब क्या होगा, क्योंकि कैल्शियम का कंसनट्रेशन इस टर्मिनल बटन के बाहर ज़्यादा है तो कैल्शियम का इनफ्लो यानी कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे, टर्मिनल बटन के अंदर। ये चैनल किसने ओपन करे, ब्रेन से इम्पल्स आया, चैनल ओपन हो गया, जिसकी वजह से कैल्शियम का क्या हो गया, इन्फ्लक्स। अब ये कैल्शियम क्या करेगा, यहाँ टर्मिनल बटन के अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज कर देगा। पॉजिटिविटी क्यों, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो कैल्शियम अगर अंदर आएगा, पॉजिटिव आयन अगर अंदर आ रहा है तो टर्मिनल बटन के अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मान लीजिए इम्पल्स हमारे पास मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमने पहले ही बात की थी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या होगा, जो वेसाइकल के अंदर एसिटाइलकोलिन फील्ड है, ये क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। कहाँ रिलीज होगा, स्पेस को हमने बोला था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइलकोलिन का रिलीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो जाता है और एसिटाइलकोलिन मस्कुलर जंक्शन पे रिलीज हो जाता है। यहाँ आपने बात करी थी, ये इसके रिसेप्टर है, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो एसिटाइलकोलिन इन पे बाइंड हो जाता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, मेरे एरो को देखिए, यहाँ एसिटाइलकोलिन लार्ज अमाउंट में, यहाँ पे समझने के लिए हम सिर्फ एक दो रिसेप्टर हम देख रहे हैं, या बहुत सारे रिसेप्टर मसल्स की सरफेस पे प्रेजेंट होता है और बहुत सारी वेसिकल्स एक साथ रिलीज करी जाती है। तो ये एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद अब क्या करेगा, जैसे हमने यहाँ देखा इम्पल्स आने से कैल्शियम चैनल ओपन हो गए थे, वैसे ही एसिटाइलकोलिन जैसे ही अपने एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे बाइंड होता है तो जो सोडियम पोटेशियम चैनल जो बंद थे ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और दोनों तरफ आयन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो जो सोडियम, जो बाहर कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, सोडियम का इनफ्लो होने लग जाएगा, सोडियम अंदर आ रहा है, ये रेड पेन से आप देखिए, सोडियम अंदर आ रहा है और पोटेशियम बाहर जाने लगता है, क्योंकि पोटेशियम कंसनट्रेशन बाहर है, बाहर कम है और अंदर ज़्यादा है, तो सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज होने लगता है। क्योंकि इस चैनल में 3 सोडियम अंदर आ रहे हैं और केवल 2 पोटेशियम बाहर जा रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर 3 पॉजिटिव आयन बाहर की से अंदर की तरफ आएंगे और सिर्फ 2 पॉजिटिव आयन अंदर से बाहर की तरफ जाएगी, तो जो नेट रिजल्ट होगा तो पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, किसके अंदर, मसल्स के अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और हमने देखा था जैसे टर्मिनल बटन में पॉजिटिविटी इंक्रीज हुई तो ये वेसाइकल यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ और एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, वैसे ही जैसे इसके अंदर सोडियम की कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो नॉर्मली जब सेल रेस्टिंग फेज के अंदर थे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज था, क्या था, रेस्टिंग फेज में क्या था, मसल्स के अंदर नेगेटिव चार्ज। लेकिन क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा और सोडियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा हो रहा है, 3 सोडियम के जो मोलिक्यूल अंदर आ रहे हैं, तो इसकी पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है और मसल्स के अंदर की पॉजिटिविटी इंक्रीज होने की वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देती है और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना। और इस तरीके से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है।
क्यों? क्योंकि पॉजिटिविटी इंक्रीज हो गई, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस को डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। इसी को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। यहाँ तक समझ में आ गया? तो हमने अभी तक डीपोलराइजेशन पढ़ा, यानी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, कैसे एसिटाइलकोलिन का रोल है, कैसे कैल्शियम का रोल है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, किस तरीके से सोडियम पंप काम करते हैं। तो मेनली हम अगर क्वेश्चन पूछा जाए मसल्स में, इधर देखिए यहाँ पे स्टार बना रहा हूँ मैं, मसल्स में मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन या डीपोलराइजेशन के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ देखिए सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ तब जाके ये मसल्स के अंदर डीपोलराइजेशन की स्टेट हमें अचीव हुई, तो सोडियम आयन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये 2 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वन लाइनर में अभी वाले एग्जाम में। तो क्या आएगा क्वेश्चन कि डीपोलराइजेशन के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होता है? सोडियम। और वैसे रीपोलराइजेशन हम आगे पढ़ेंगे अब इसके बाद में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल लगा हमारा पोटेशियम आयन। तो यहाँ तक क्लियर है। इसी को हम थ्योरेटिकल रूप में लिखेंगे, इसी को मान लीजिए हम थ्योरेटिकल रूप में लिखते हैं कि किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल और डिपोलराइजेशन होता है। मान लीजिए ब्रेन में हमने बात करी थी इम्पल्स, सबसे पहले ब्रेन में इम्पल्स आया, उसकी वजह से क्या हुए? कैल्शियम चैनल ओपन हो गए, जिसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि कैल्शियम कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा, अंदर कम है। तो हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ कैल्शियम का मूवमेंट और कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो गया, जिसकी वजह से अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज हो गई। और पॉजिटिविटी इंक्रीज होने की वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड हो रखे थे पाउच के रूप में, जिनको हम वेसाइकल बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड वेसाइकल्स फ्यूज हो जाती है सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, और एसिटाइलकोलिन का रिलीज हो जाता है। ये हमने अभी डायग्राम में अच्छे से समझा है किस तरीके से काम करता है सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ इसका फ्यूज, जिसकी वजह से क्या होगा? एसिटाइलकोलिन रिलीज। और हमने देखा था ये एसिटाइलकोलिन कहाँ रिलीज होता है? मसल्स के सरफेस पर। उस स्पेस को हमने क्या बोला था? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अब एसिटाइलकोलिन रिलीज, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एसिटाइलकोलिन क्या करेगा रिलीज होने के बाद? अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, तो बाइंड विथ ACH रिसेप्टर। अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद में इसका क्या फंक्शन होगा? जो उसके सरफेस पे सोडियम पोटेशियम पंप है उनको ओपन कर देगा, तो सोडियम चैनल को क्या कर देगा? ये सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। सोडियम का इन्फ्लक्स किस में हो जाएगा? मसल्स के अंदर। सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा, और उसकी वजह से मसल्स के अंदर नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पर्सन में हमने बात करी थी कि नेगेटिविटी रहती है, लेकिन सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से मसल्स के अंदर की पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, पॉजिटिविटी इंक्रीज इन मसल्स, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? हमारे मसल्स जो हम अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा? मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। इस स्टेट को हमने नाम दे दिया था, इस स्टेट को हमने क्या नाम दिया था? डीपोलराइजेशन। और इसी को हमने बोल दिया था डीपोलराइजेशन। तो यहाँ लिख देता हूँ आगे की स्टेज, ये हो गया हमारा डीपोलराइजेशन। इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए कि बार बार हमें पता होना चाहिए किस तरीके से जो न्यूरॉन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से इम्पल्स उनमें जनरेट होते हैं। तो इसके लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है? सोडियम आयन। इस पर स्टार लगा लीजिए। बार बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है आज एग्जाम में, विच आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीपोलराइजेशन प्रोसेस, तो क्या आएगा? सोडियम आयन। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हमने डीपोलराइजेशन की स्टेज पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे रीपोलराइजेशन, यानी कि मसल्स रिलैक्सेशन वापस किस तरीके से होगा, किस तरीके से उसमें कौन से न्यूरोट्रांसमीटर और कौन से चैनल्स काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे। तो हम पढ़ते हैं। पहले हमने डीपोलराइजेशन पढ़ा, अब जो स्टेट पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे रीपोलराइजेशन। के बारे में अब हम बात करेंगे। तो वैसे ही जैसे ब्रेन से इम्पल्स आए थे डीपोलराइजेशन के लिए और एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ था। अब मान लीजिए ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जाती है कि हमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की नीड नहीं है, हमें मसल्स को रिलैक्स करवाना है। तो सबसे पहले क्या होगा? इम्पल्स जनरेट होगा। इम्पल्स जनरेट हुआ, ये इम्पल्स किस तरीके का होगा? नेगेटिव इम्पल्स। क्यों? क्योंकि हमें
मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को रोकना है, तो कोई चीज़ को कम करना, तो ये नेगेटिविटी के अंदर आता है, तो नेगेटिव इम्पल्स जनरेट होता है। तो इस बार न्यूरोट्रांसमीटर, पिछली बार जो रिलीज हुआ था वो एसिटाइलिन कोलिन था, इस बार न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा रिलीज होगा? यहाँ देखिए हमने बात करी थी इस डायग्राम में, दोनों ही न्यूरोट्रांसमीटर इस वेसाइकल के अंदर फील्ड होते हैं। तो इस बार अब क्योंकि हमें इनहिबिटरी एक्शन चाहिए, तो हमें इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत पड़ेगी, तो गाबा यहाँ पे रिलीज होगा, और गाबा रिलीज होने के बाद कहाँ पे बाइंड होगा? एसिटाइलिन कोलिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड होता है, और गाबा बाइंड होगा, हमने पढ़ा था वहाँ पे क्लोराइड चैनल प्रेजेंट है, तो गाबा बाइंड विद रिसेप्टर। इसके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे? ऑन क्लोराइड, सॉरी इसके रिसेप्टर होंगे पोटेशियम चैनल, सॉरी करेक्ट कर लीजिए, पोटेशियम चैनल पे कनेक्ट होगा। इसकी वजह से क्या होगा? पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे, और पोटेशियम चैनल ओपन होने की वजह से क्या होगा? जो हमारे क्लोराइड, जो हमने पंप पढ़ा था, क्लोराइड चैनल हमने पढ़ा था डायग्राम में, ये देखिए यहाँ पे मैं ये वाले क्लोराइड चैनल, अभी तक इनका कोई फंक्शन हुआ नहीं था, अब हम देखते हैं इनका क्या रोल है। ये क्लोराइड चैनल ओपन हो जाएंगे, तो क्लोराइड चैनल ओपन, उसकी वजह से क्या होगा? जो क्लोराइड है उसका इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा, क्लोराइड की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर क्लोराइड का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल के अंदर क्या इंक्रीज हो जाएगी? नेगेटिविटी। और मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हमने स्टार्टिंग में देखा था कि मसल जब रिलैक्स थी तो मसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट था? नेगेटिविटी, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा प्रेजेंट था, तब इसलिए मसल रिलैक्स रह पा रही थी। और हमें वो वापस अचीव करने के लिए, क्योंकि डीपोलराइजेशन के दौरान पॉजिटिविटी इंक्रीज हो गई थी, अब हमें नेगेटिविटी बढ़ाने की, मसल्स को रिलैक्स करना है, तो नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और इसी को हम इस तरीके से क्या हो जाएगा? मसल्स का रिलैक्सेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मसल्स का रिलैक्सेशन। और इसी प्रोसेस को हम बोल देंगे डीपोलराइजेशन, सॉरी रीपोलराइजेशन, इसको हम बोल देंगे रीपोलराइजेशन। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या इस प्रोसेस पूछा जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन इस प्रोसेस से हमें क्या चीज़ सीखने को मिलेगी? आगे हम माइस्थीनिया ग्रेविस पढ़ेंगे, डिजीज, उसमें इस प्रोसेस का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। और किस वे में इंपॉर्टेंट है? दो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे, डीपोलराइजेशन के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो होगा हमारा सोडियम। और रीपोलराइजेशन के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होगा? यहाँ इस स्लाइड में देखिए, तो कौन सा इन्फ्लक्स हो रहा था, कौन से चैनल ओपन हो रहे थे? सोडियम चैनल। तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा? पोटेशियम। तो इस चीज़ में से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें पूछा जा सकता है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें मैं आपको लिखा देता हूँ। तो इस तरीके से हम इसको कंपैरेटिवली लिखते हैं। और हमारी जो काम की चीज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो हमने समझने के लिए पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी काम की चीज़ है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन, मैंने क्या बताया था? जब मसल्स रिलैक्स रहती है, जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, कोई किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा होता है, तब मेम्ब्रेन किस में रहती है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो करंट रहता है उस दौरान मसल्स के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और एक तरफ जो हमने अचीव करा था वो क्या हो गया? एक्शन पोटेंशियल। क्या हो गया? एक्शन पोटेंशियल। ये दो चीज़ें हमने पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। रिलैक्सेशन के टाइम में जो मसल्स है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के स्टेट में रहती है, और एक्साइट होने के बाद में, यानी कि अगर उसमें करंट या इम्पल्स का फ्लो होता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो वो एक्शन पोटेंशियल अचीव करती है। तो इसमें कंपेरेटिवली हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती है। पहले लिखते हैं, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो सभी प्रकार की सेल्स में पाया जाता है। सारी सेल्स इस स्टेट में रहती है, प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स इन बॉडी। तो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन एक्शन पोटेंशियल किस में प्रेजेंट होगा? जो एक्साइटेटरी सेल होती है, जब हमने बात करी थी एक्साइटेटरी का मतलब जो जल्दी से एक्साइट हो जाती है, वो सेल्स। और ऐसी सेल्स कौन कौन है? मान लीजिए एग्जाम्पल हम लिखते हैं न्यूरॉन के बारे में इतना पढ़ रहे हैं, न्यूरॉन ही सबसे ज़्यादा एक्साइटेटरी सेल्स होती है। और मसल्स,
ये 2 सेल है जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, बाकी जो नॉर्मल सारी बॉडी की सेल है उसके अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रेजेंट होता है। अब जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्वेश्चन लगा लीजिए, पोटेशियम इज रेस्पॉन्सिबल। जब वन लाइनर पूछा जाता है तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। जब मैं आपको आगे इसकी क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा तो वहाँ मैं ये क्वेश्चन ज़रूर डालूंगा, याद रखिएगा। तो आपको अभी ध्यान से इसको याद कर लेना अभी यहीं से। इस सिस्टम, हर सिस्टम खत्म होने के बाद में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उस सिस्टम की, कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से उसमें से वन लाइनर पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से उसमें से कॉन्सेप्चुअली अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब जो एक्शन पोटेंशियल इसके लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होगा, सोडियम आयन रिस्पॉन्सिबल है, ये याद रख लें। इसमें हमारे काम की चीज़, इतनी जो डिटेल हमने पढ़ी उसमें से सिर्फ काम की चीज़ जो है ये है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन या रीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा पोटेशियम और डीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा सोडियम। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमने बात करी थी, सेल किस स्टेट में रहती है, नेगेटिविटी रहती है पॉजिटिविटी। जब सेल रेस्टिंग स्टेट में रहती है तो उसके अंदर नेगेटिविटी रहती है, क्योंकि सोडियम आयन ज़्यादा सेल्स के बाहर प्रेजेंट होता है ना कि अंदर। और इसके अंदर जब एक्शन पोटेंशियल हम अचीव कर लेते हैं तो सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, तो इसको हम बोल देंगे पॉजिटिविटी इनसाइड। और एक और जो चीज़ जो वैसे पूछी नहीं जाती लेकिन शायद 1 या 2 बार पूछा गया है एग्जाम में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है। अब ये पूछा नहीं जाता लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए लिख लीजिए, -19 मिलीवोल्ट ये मैक्सिमम है। और एक्शन पोटेंशियल जब हम अचीव कर लेते हैं तो कितने पे हमारा एक्शन पोटेंशियल अचीव होता है, पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है तो +65 मिलीवोल्ट। ये दोनों चीज़ें एक बार आप याद कर लीजिएगा, में भी पूछा जाए, अभी इतना ज़्यादा एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाता है। तो हमने देखा किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, किस तरीके से न्यूरॉन हमारी काम करती है। तो अभी तक हमने सारा सब कुछ पढ़ लिया है। हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़ा है, इसके अलावा क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है, इसके अलावा हमने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, उसके पार्ट, फंक्शन, ये सारी चीज़ें, और एक्शन पोटेंशियल कैसे अचीव करते हैं, कैसे अचीव होता है, कैसे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे न्यूरो ट्रांसमीटर काम करते हैं, ये हमने देखा है। अब हम लास्ट जो टॉपिक है इसका न्यूरॉन के अंदर, वो इसका क्लासिफिकेशन, उसके बाद हम न्यूरोग्लिया स्टार्ट करेंगे। तो पहले जल्दी से इस क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन को किस बेसिस पे, किस किस पार्ट में। अब इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने के पीछे हमारा रीजन सिर्फ थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं है। इस क्लासिफिकेशन में से कई बार वन लाइनर पूछे गए हैं, और क्या पूछे गए मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले हम पहला बेसिस पढ़ते हैं, किस बेस पे, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल प्रोसेस। अब सबका आपको पता है, इतनी बार मैं बता चुका हूँ सेल प्रोसेस क्या होता है, तो मैं दोबारा नहीं बताऊँगा। तो बेस्ड ऑन नंबर हो सेल प्रोसेस, तो इसके अंदर अलग अलग हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मल्टीपोलार न्यूरॉन। जैसे आपको नाम से पता लगा, मल्टी का मतलब होता है मेनी, मल्टी का मतलब मेनी यानी कि एक से ज़्यादा, पोलार मतलब पोल यानी किनारे। अगर एक से ज़्यादा किनारे हैं तो ऐसी वाले न्यूरॉन को हम क्या बोल देंगे, मल्टीपोलार न्यूरॉन। जल्दी से देख लीजिए मल्टीपोलार न्यूरॉन में क्या प्रेजेंट होगा, 1 एक्सोन होगा। एक्सोन हमेशा हर न्यूरॉन के अंदर एक ही होगा, जो चेंज होगा, जिनकी काउंट जो चेंज होंगे वो हमेशा डेंड्राइट्स के चेंज होंगे। 1 एक्सोन और मोर देन 1 डेंड्राइट, मोर देन 1 डेंड्राइट। ऐसी न्यूरॉन को हम क्या बोल देंगे, मल्टीपोलार। क्यों, क्योंकि अंदर एक पोल ये हो गया और एक से ज़्यादा पोल डेंड्राइट के हैं, तो इसको दोनों कंबाइंडली बहुत सारे पोल होने की वजह से हम इसको बोल देंगे मल्टीपोलार। अब जो क्वेश्चन इनमें से क्या पूछा जाता है, मल्टीपोलार की डेफिनेशन में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। देखिए कि इनमें से मल्टीपोलार न्यूरॉन का टाइप कौन सा है। तो जितने भी मोटार न्यूरॉन हम पढ़ते हैं, जो कि मोटार न्यूरॉन जो होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं मोटार एक्टिविटी रिलेटेड, वो सारे न्यूरॉन किस में आ जाएंगे, हमारे मल्टीपोलार न्यूरॉन के अंदर। ये हो गया पहला टाइप। किसके बेस पे हम पढ़ रहे हैं, सेल प्रोसेस के काउंट के आधार पर हम पढ़ रहे हैं, नंबर के आधार पर, मल्टीपोलार हो गया।
जैसे हम स्ट्रक्चर बना के मैं बता देता हूँ मल्टीप्लायर के। जो हम बेसिक स्ट्रक्चर अब तक पढ़ते आ रही हैं, अब तक जितनी भी जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ी है वो मल्टीप्लायर न्यूरॉन की ही थी, जिसके अंदर ये एक्सोन एक है और डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स है, ये ढेर सारे हैं, ये डेंड्राइट्स बहुत सारे हैं और इसी को हम मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। तो डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हम टाइप पढ़ते हैं, दूसरा हम पढ़ेंगे बाइपोलर, बाइपोलर न्यूरॉन। इनमें सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं कि कौन सी टाइप की न्यूरॉन का एग्जाम्पल कौन सा होता है, उनमें से ही पूछे जाएंगे अगर क्वेश्चन आएगा तो, अदरवाइज इसकी डेफिनेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बाइपोलर न्यूरॉन की बाई इसका मतलब होता है टू, यानी कि इसके अंदर नाम से पता चल रहा है सिर्फ टू पोल होंगे। तो वन मैंने बात की जैसे कि एक्सोन हमेशा एक रहेगा, तो एक तो होगा हमारा एक्सोन और एक ही क्या हो गया डेंड्राइट, एक ही डेंड्राइट प्रेजेंट होता है। ऐसे न्यूरॉन को हम क्या बोल देंगे बाइपोलर न्यूरॉन। इसका भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है तो याद रख लीजिए, स्टार लगा लीजिए। इसके दो एग्जाम्पल है, फर्स्ट है फर्स्ट न्यूरॉन ऑफ वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, जो हमारी 8th क्रेनियल नर्व है उसकी जो फर्स्ट न्यूरॉन है वो किस टाइप की न्यूरॉन का एग्जाम्पल है, वो है बाइपोलर न्यूरॉन का 8th क्रेनियल नर्व। ये क्वेश्चन वन लाइनर में एग्जाम्पल देके पूछे जाएंगे, बाकी अदरवाइज इसमें से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। और इसका एक और एग्जाम्पल है रेटाइना की जो फर्स्ट न्यूरॉन है वो भी बाइपोलर न्यूरॉन का एक एग्जाम्पल है। डायग्राम देख लीजिए जल्दी से, ये न्यूरॉन है, एक्सोन इसके अंदर एक है और डेंड्राइट भी इसके अंदर एक निकलता है जो फर्दर बाद में डिवाइड होता है, लेकिन जो मेन ब्रांच होती है वो एक होती है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों बाइपोलर, दो है काउंट में, इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे बाइपोलर न्यूरॉन। चलिए अब तीसरे पार्ट के तीसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं। एक आता है यूनिपोलर न्यूरॉन। ये किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं हम, सेल प्रोसेस के काउंट के बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे। यूनि का मतलब होता है एक, वन, यानी कि एक ही पोल होगा और वो एक पोल होगा एक्सोन, ओनली वन एक्सोन प्रेजेंट होता है और इसके अंदर क्या होगा डेंड्राइट एब्सेंट होते हैं और इसको हम बोल देते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन, डेंड्राइट एब्सेंट है। अब इसका भी एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, तो मेसेनसेफेलिक न्यूरॉन और 5th क्रेनियल नर्व। अब ये थोड़ा हार्ड लग रहा होगा लेकिन ये इन्फॉर्मेशन में समझाने जैसा कुछ नहीं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। मेसेनसेफेलिक न्यूरॉन ऑफ 5th क्रेनियल नर्व, इनको सिर्फ याद करना पड़ेगा, स्टार लगा लीजिए, ये वो इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो है हमारा टाइप इसका है स्यूडो का मतलब क्या होता है, स्यूडो मतलब होता है एक तरीके से झूठा, भ्रम, जो हमें भ्रम पैदा करे, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन हमें लगता है कि वो प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं स्यूडो। इसमें इसके अंदर क्या होता है, एक ही पोल एक भी नहीं होता, लेकिन जो डेंड्राइट है, डेंड्राइट एंड एक्सोन दोनों स्ट्रक्चर एक ही पोल से अराइज होती है, अराइज फ्रॉम वन पोल, एक ही पोल से, फ्रॉम वन पोल, एक ही पोल से दोनों स्ट्रक्चर निकलती। मान लीजिए एक पोल ये है, यहाँ से ये इसकी सेल प्रोसेस वाला निकल रहा है और यहीं से एक्सोन निकलता है, तो ऐसी न्यूरॉन को हम क्या बोल देंगे सूडो यूनिपोलर। इसका एग्जाम्पल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा। तो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन का एग्जाम्पल क्या है, डोर्सल रूट गैंग्लिया, डोर्सल रूट गैंग्लिया। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्वेश्चन लगा लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एग्जाम्पल में से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूरॉन के एग्जाम्पल में से, टाइप के एग्जाम्पल से, वो पूछा जाएगा डोर्सल रूट गैंग्लियन। तो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन का एक एग्जाम्पल हो गया डोर्सल रूट गैंग्लिया, जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है। ये क्योंकि ये एक ही पोल से निकल रही है, इसलिए ये एकमात्र, यानी कि ओनली न्यूरॉन इन विच एक्सोन, हमने जब एक्सोन के बारे में बात करी थी, हमने पढ़ा था
कि नर्व इम्पल्सेस को एक्सोन किस तरफ कैरी करता है। हमने जब वहाँ पढ़ा था, हमने बात करी थी कि हमेशा जो जितने भी एक्सोन है वो नर्व इम्पल्सेस को, मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है, ये एक्सोन है, तो यहाँ से नर्व इम्पल्सेस सेल बॉडी में आते हैं और यहाँ से फिर एक्सोन की तरफ जाके आगे ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ से डेंड्राइट इसको रिसीव करेंगे सेल बॉडी से एक्सोन के अंदर आते हैं और एक्सोन क्या कर रहा है, इनको इस सेल बॉडी से अवे लेके जा रहा है। नॉर्मली हमने ये पढ़ा था कि एक्सोन नर्व इम्पल्सेस को सेल बॉडी से दूर की तरफ लेके जा रहा था, ये हमने पहले पढ़ा था। लेकिन ये सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन डोर्सल रूट गैंग्लिया एकमात्र ऐसी एक्सोन है कैरी इम्पल्सेस टूवर्ड्स कैरी इम्पल्सेस टूवर्ड्स द सेल बॉडी। अभी तक जितनी भी हमने नॉर्मल एग्जाम्पल पढ़े थे एक्सोन के स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तब भी हमने एक लाइन की बात करी थी कि जो डेंड्रॉइड की पढ़ी थी। डेंड्रॉइड के बारे में तो हमने बोला था कि जो जितने भी डेंड्रॉइड्स है वो इम्पल्स को किधर कैरी करेंगे, टूवर्ड्स द सेल बॉडी, और जो जितने भी एक्सोन है वो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम्पल है डोर्सल रूट गैंग्लिया जो जिसमें एक्सोन टूवर्ड्स द सेल बॉडी इम्पल्स का ट्रांसमिशन करता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाना था मैंने आपको बता दिया है, इसके एग्जाम्पल में से क्वेश्चन पूछा जाता है। जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पे क्वेश्चन लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, याद रखिएगा इसको। ठीक है, पहला हमने बेसिस पढ़ लिया, किस बेसिस पे, सेल प्रोसेस के नंबर या काउंट के बेसिस पे। हम इसका दूसरा बेसिस पढ़ते हैं, बेस्ड ऑन ऑटोनॉमिक फंक्शन। बेस्ड ऑन ऑटोनॉमिक फंक्शन यानी कि उसकी न्यूरॉन की नेचर कैसा है, उसका फंक्शन किस तरीके से काम करती है, इस बेस पे न्यूरॉन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया हमारा सिंपैथेटिक न्यूरॉन। जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब भी हमने 2 सिस्टम की बात करी थी क्लासिफिकेशन के अंदर। वहाँ पे एएनएस और पीएनएस यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करी थी। तो यहाँ पे उसी बेसिस पे न्यूरॉन के टाइप है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन, इन्हीं को हम बोल देते हैं। इसी को दूसरा नाम क्या है, एड्रीनर्जिक न्यूरॉन। एड्रीनर्जिक न्यूरॉन क्यों, क्योंकि ये नॉर एड्रेनालिन का सिक्रेशन करती है। क्या सिक्रेट करते हैं, नॉर एड्रेनालिन का सिक्रेशन। जो सिंपैथेटिक टाइप की जो न्यूरॉन है उनको एड्रेनर्जिक न्यूरॉन कहते हैं, और वो क्या सिक्रेट करती है, एक हार्मोन नॉन एड्रेनलिन। वैसे पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन का भी कोई नाम होगा, इनको बोलते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन। इस क्लासिफिकेशन इन न्यूरॉन का सबसे ज़्यादा फंक्शन, जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी की ड्रग पढ़ेंगे एएनएस की, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, क्या इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट नर्वस सिस्टम और नॉर्मल एनाटोफिजियोलॉजी के अंदर इनमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है, इसलिए हम सिर्फ बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ के इसको आगे बढ़ेंगे। ये क्या करती है, कोलिनर्जिक, ये करती है सीक्रेट एसिटाइल कोलिन, जो हमने बात करी थी मोस्ट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की। तो यहाँ तक हमारा न्यूरॉन का पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक हमारा न्यूरॉन का पार्ट कंप्लीट है। अब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि नर्वस सिस्टम के अंदर 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती है, एक होती है न्यूरॉन और दूसरी न्यूरोग्लिया। तो न्यूरॉन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूरोग्लिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लियल सेल। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखवा देता हूँ जो आपको याद रखने हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं आउट ऑफ द सिस्टम। ये पॉइंट लिख लीजिए। पहला, नियोनेट्स, ये आपको याद रखने हैं। नियोनेट्स नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको अभी यहाँ पे इसको क्लियर करवा देता हूँ। नियोनेट्स के अंदर मोस्ट कॉमन ट्यूमर, आपने देखा होगा बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कौन सा ट्यूमर होता है अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से। तो जो नियोनेट्स होते हैं, नियोनेट्स किसको बोलते हैं, 0 to 28 डेज, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उससे लेकर 28 दिन की एज तक को हम नियोनेट्स बोलते हैं। इसमें फिर फर्दर 2 कैटेगरी होती है, हम बाद में पढ़ेंगे, जिसमें से 0 to 7 होता है, 8 to 28 डेज होता है, अर्ली न्यूनेट, नेट न्यूनेट, ये हम पीडियाट्रिक में पढ़ेंगे। न्यूनेट्स के अंदर जो सबसे मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है वो होता है न्यूरोब्लास्टोमा। इस स्लाइड पे लिखे हुए एक लाइन जो है क्वेश्चन है, एक लाइन जो क्वेश्चन है इसको
स्टार लगा लीजिए, आपको याद रखना नियोनेट्स के अंदर। वैसे ही मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर जो होता है चाइल्ड के अंदर, मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर अगर एज ग्रुप पर्टिकुलरली देके पूछ रहा है तो आपको इस तरीके से करना है। मान लीजिए मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन यूनिट्स पूछता है तो न्यूरोब्लास्टोमा है, और मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन चाइल्ड पूछ रहा है तो वो होगा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये होगा आपका मेडुलोब्लास्टोमा। क्या हो जाएगा? मेडुलोब्लास्टोमा। इस पे भी क्वेश्चन लगा लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वन लाइनर में, मेडुलोब्लास्टोमा। अब अगर कोई एज ग्रुप नहीं देता और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर कौन सा होता है, अगर एज ग्रुप देता है तब तो हमें, अगर न्यूनेट्स का है तो न्यूरोब्लास्टोमा आंसर होगा, चाइल्ड है तो मेडुलोब्लास्टोमा होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर कौन सा होता है तो मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर, अगर उसमें कोई एज ग्रुप नहीं दे रखा और मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर पूछा जाता है तो वो होगा हमारा ग्लियोमा, जो हम आगे पढ़ेंगे न्यूरोग्लिया, जिनको ग्लियल सेल्स भी बोलते हैं, उनका ट्यूमर सबसे मोस्ट कॉमन होता है। इसको भी क्वेश्चन लगा लीजिए, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो वन लाइनर पूछा जाता है मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर कौन सा आएगा? ग्लियोमा। और ग्लियोमा के अंदर अगर मोस्ट कॉमन ट्यूमर पूछा जाए, अगर ग्लियोमा ऑप्शन के अंदर नहीं है और इनके सब टाइप अगर ऑप्शन में डाल रखे हैं तो उसमें भी सबसे ज़्यादा जो ट्यूमर होता है, जो ग्लियल सेल्स के जो टाइप होते हैं एस्ट्रोसाइट्स, उसका ट्यूमर, इसको बोल देंगे एस्ट्रोसाइटोमा। क्या बोल देंगे? एस्ट्रोसाइटोमा। तो एज ग्रुप के हिसाब से पूछेंगे तो आपको इस तरीके से करना है। और मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर पूछ दे, डायरेक्ट ऑप्शन है तो ग्लियोमा, और उसके सब टाइप में अगर और पूछ ले कि मोस्ट कॉमन यानी कि मोस्ट कॉमन ग्लियोमा कौन सा है तो वो होगा उनकी एस्ट्रोसाइट सेल्स का ट्यूमर, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोसाइटोमा। तो आपको ये चार चीज़ याद रखनी है, न्यूरोब्लास्टोमा, मेडुलोब्लास्टोमा, ग्लियोमा और एस्ट्रोसाइटोमा। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको यहीं पे क्लियर करवा दिया। तो चलिए अब हम अपनी सेकंड सेल की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी सेकंड सेल थी न्यूरोग्लिया, सेकंड सेल न्यूरोग्लिया। हम दो टाइप की सेल पढ़े, न्यूरोग्लिया के बारे में हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे स्टार्टिंग में, उनको रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या है? सपोर्टिंग सेल है, यानी कि उनका कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं होता लेकिन ये न्यूरॉन का सपोर्ट का काम करती है। दूसरा हमने पढ़ा था इसमें क्या एक्शन पोटेंशियल प्रेजेंट होता है। स्टार्टिंग में जब हमने कंपैरिजन पढ़ा था तो इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जो होगा एब्सेंट होगा, यानी कि न्यूरॉन की तरह इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, इसलिए सिर्फ ये सपोर्टिंग सेल का काम करती है। इनके अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, इसलिए डिवाइड हो सकती है, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इनके टाइप, एक एक टाइप इम्पोर्टेंट है वन लाइनर के हिसाब से, जिसको मैं बार बार स्टार्टिंग से आपको बोल रहा हूँ कि न्यूरोग्लिया के जितने भी टाइप है उनके हर एक लाइन के अंदर से वन लाइनर क्वेश्चन बनता है। तो वो सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन लिखाऊंगा जितनी ज़रूरी है, हम ज़्यादा डीप में इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। इन्हीं का दूसरा नाम है ग्लियल सेल, ठीक है। इसके अलग अलग टाइप होते हैं। पहला है इसका एस्ट्रोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। एस्ट्रोसाइट्स अभी हमने कहाँ पढ़ी थी? एस्ट्रोसाइट्स जब हम मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे थे उसमें से बेस्ट ग्लियोमा मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर था, और उसमें भी अगर सब टाइप की बात करें तो एस्ट्रोसाइट्स का ब्रेन ट्यूमर जो होता है एस्ट्रोसाइटोमा, वो मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर होता है। तो इनका जो शेप पे जो क्वेश्चन आता है, ये कौन सी शेप होता है इनका? स्टार शेप्ड सेल होती है। ये कौन सी सेल होती है? स्टार शेप्ड सेल्स होती है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इनके डायग्राम दिखाए थे अलग अलग। स्टार से इनका स्टार की तरह इस तरीके से, जैसे स्टार का शेप होता है इस तरीके से इनका शेप होता है, इसलिए इनको स्टार शेप्ड सेल कहते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट इनके बारे में? लार्जेस्ट, जितनी भी न्यूरोग्लिया उसमें से सबसे लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया है वो है एस्ट्रोसाइट्स, तो इसको लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया है। अब ये CNS और PNS में से किस में प्रेजेंट होगी? स्टार लगा लीजिए। इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है? तुम्हें 4 न्यूरोग्लिया एग्जाम के अंदर दे दिए जाएंगे कि विच न्यूरोग्लिया
एब्सेंट इन CNS, तो उसमें से 3 ऐसी न्यूरोग्लिया दे देंगे जो CNS में और एक PNS वाली दे देंगे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा PNS वाली। इसलिए आपको पता होना चाहिए किस कौन सी न्यूरोग्लिया किस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ओनली प्रेजेंट इन CNS, स्टार लगा लीजिए। याद रखना आपको कौन कौन सी, सबके अलग अलग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है। अब जो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसका बनता है, वैसे ये सारी लाइन क्वेश्चन वन लाइनर में पूछे जाते हैं, लेकिन जो मेन सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं जो पूछा गया बार बार, जो मैंने आपको कई बार पिछले अपने लेक्चर में आपको रिवाइज करवा चुका हूँ, हेल्प इन इसमें हेल्प करती है ये फॉर्मेशन। जो हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट होता है, जो किसी प्रकार के टॉक्सिन्स वगैरह इनको आने से ब्रेन के अंदर रोकता है। एक लेयर होती है, मान लीजिए हमारा ब्रेन है, तो इसकी कवरिंग बना देती है एस्ट्रोसाइट्स अंदर से इस तरीके से, तो कोई भी टॉक्सिन्स इसके अंदर नहीं आ पाते। इसको हम बोल देते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या बोल देते हैं? BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच न्यूरोग्लिया इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर? 4 ऑप्शन हो जाएंगे, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, एपिडेंडाइमल सेल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोसाइट्स। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनना है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। वैसे इसकी हर लाइन क्वेश्चन है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन कौन सी न्यूरोग्लिया करती है। एक और इसका जो फंक्शन होता है, जो एक जनरल फंक्शन है, क्योंकि सपोर्टिंग सेल का काम करती है, इनका ज़्यादा और कोई फंक्शन नहीं है। तो न्यूट्रिशन का काम भी करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड का काम करती है न्यूरॉन को। तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू न्यूरॉन। बस इतना ही हम उनके बारे में पढ़ेंगे। एस्ट्रोसाइट्स कंप्लीट, एस्ट्रोसाइट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड न्यूरोग्लिया के बारे में। तो सेकेंड न्यूरोग्लिया हमारी है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब इसके नाम से आपको पता चल गया होगा कि हमने पिछले लेक्चर में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहाँ पे पढ़ा है और क्या इसका फंक्शन था। मैंने बार बार जब भी मैंने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी, माइलिन शीट के अंदर हमने पढ़ा था, माइलिनेशन का काम करती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये कहाँ प्रेजेंट होगी ये भी आपको याद रखना है। ये किसके अंदर प्रेजेंट होगी? पहली इसकी क्वालिटी है कि ये करेक्टरिस्टिक्स है मेनली जो मेजॉरिटी ऑफ जो इनका नंबर है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? CNS के अंदर। ये भी CNS के अंदर प्रेजेंट होती है। अब जो इनका मेन फंक्शन है, जो इनका मेन फंक्शन है, जो पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन लगा लीजिए, माइलिनेशन, यानी कि माइलिन शीट। माइलिनेशन का मतलब क्या होता है? माइलिन शीट का फॉर्मेशन एक्सॉन के ऊपर। माइलिनेशन का काम कहाँ करेगी? कौन से सिस्टम के अंदर? CNS। इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि इसका ही तरह एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्वान सेल का। तो आपको ये याद रखना है CNS के अंदर कौन माइलिनेशन करेगा? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के अंदर। यहीं पे मैं आपको एक डिजीज़ वाला पोर्शन बता देता हूँ। एक डिजीज़ हो जाती है, उसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये न्यूरॉन है CNS की, क्योंकि ओलिगोडेंड्रोसाइट CNS में प्रेजेंट होती है। ये एक न्यूरॉन है और ये इसकी माइलिन शीट है एक्सॉन के ऊपर। CNS है तो कौन सी न्यूरोग्लिया बना रही है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो एक डिजीज़ होती है, उसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है इनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने, ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है। ऑटोइम्यून डिजीज़ का मतलब क्या होता है? हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारी बॉडी की सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, तो एंटीबॉडी बनाने लग जाती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के अगेंस्ट, और उस डिजीज़ को हम बोल देते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इसको पढ़ने का एक और रीजन है, जब हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस पढ़ेंगे तो हमें पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या है, किस तरीके से माइलिन शीट बनाती है, कौन से सिस्टम में होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि ओलिगोडेंड्रोसाइट के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगी तो उस डिजीज़ को क्या बोलेंगे? उस डिजीज़ को हम बोल देंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है, CNS के माइलिनेशन में हेल्प करती है। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। 2 टाइप हो गए हैं, थर्ड टाइप की हम बात करते हैं। तो तीसरा इसका टाइप है स्वान सेल। ये भी हमने जब माइलिनेशन पढ़ा था एक्सॉन का, तब हमने इनके बारे में बात करी थी। इनमें से सिर्फ एक ही वन लाइनर का क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनकी एक ही है। ये भी कहाँ प्रेजेंट होगी? मेनली इन CNS के अंदर मेजॉरिटी ऑफ नंबर स्वान सेल्स के होते हैं। PNS के अंदर कम होते हैं या न के बराबर होते हैं, इसलिए
अगर क्वेश्चन आता है तो CNS के अंदर हम प्रेफरेंस देंगे कि कौन से सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होगी, CNS के अंदर। जिसका जो क्वेश्चन है, जिसका क्वेश्चन जो बनता है माइलिनेशन का ही, इसका जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट का बना था वैसे इसका माइलिनेशन का काम करता है। तो इसको भी स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन लगा लीजिए। माइलिनेशन इन कहाँ करेगी, सॉरी यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, ये CNS के अंदर नहीं, ये PNS के अंदर इसका मेजॉरिटी ऑफ नंबर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ करेक्शन कर लीजिए, PNS के अंदर होता है। तो ये माइलिनेशन इन PNS, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जितनी भी न्यूरॉन पाई जाएगी उनके एक्सॉन के माइलिनेशन का काम कौन करेगा, स्वान सेल। इससे पहले हमने ओलिगोडेंड्रोसाइट की बात करी थी, तो माइलिनेशन इन CNS क्या आ जाएगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट, और माइलिनेशन इन PNS आ जाएगा आपका स्वान सेल। वैसे ही इसका एक डिजीज पोर्शन हम पढ़ लेते हैं। जिस प्रकार मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ था, CNS के ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी थी, वैसे ही इसमें एंटीबॉडी बन जाती है ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर, एंटीबॉडी अगेंस्ट स्वान सेल्स, और स्वान सेल का डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। उसी डिजीज़ को हम बोल देते हैं, आगे हम पढ़ेंगे GBS, गुइलिन बेरी सिंड्रोम। ये हम बाद में पढ़ेंगे, बस अभी याद रख लीजिए कि अगर स्वान सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है तो कौन सी डिजीज होती है, गुइलिन बेरी सिंड्रोम, GBS जिसको हम बोलते हैं। अब जो ये 3 टाइप के हमने न्यूरोग्लिया पढ़ लिया है, फोर्थ होगा एपिंडाइमल सेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। एपिंडाइमल सेल्स ये कहाँ प्रेजेंट होगी, ये होगी प्रेजेंट CNS के अंदर। अभी तक एक सेल हमने पढ़ा जो PNS के अंदर, वो होती है हमारी स्वान सेल, जो थर्ड वाली सेल हमने पढ़ी। ये कहाँ प्रेजेंट, ओनली इन CNS के अंदर प्रेजेंट होती है। और इनका फंक्शन पढ़ लेंगे, फंक्शन में से क्वेश्चन आते हैं, सब न्यूरोग्लिया के फंक्शन में से ही मेन क्वेश्चन बनते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे, ब्रेन के अंदर ब्रेन वेंट्रिकल्स होते हैं, और उन ब्रेन वेंट्रिकल्स के अंदर ही क्या फॉर्मेशन होता है, CSF का, जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, उसका फॉर्मेशन कौन सी सेल करेंगे, एपेंडाइमल सेल। तो वो कहाँ पे होता है, ब्रेन वेंट्रिकल के अंदर। तो फाउंड इन ब्रेन वेंट्रिकल्स के अंदर उसकी लाइनिंग का फॉर्मेशन करती है, क्या बनाती है, ब्रेन वेंट्रिकल्स की लाइनिंग बनाती है, साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड की लाइनिंग भी ये बनाती है। और क्या इसका मेन फंक्शन हो गया, क्या क्वेश्चन बनेगा, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन ये करती है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन कौन करती है, एपेंडाइमल सेल। कहाँ होती है, ब्रेन वेंट्रिकल के अंदर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है वन लाइनर के अंदर कि CSF के फॉर्मेशन में कौन सी न्यूरोग्लिया रिस्पॉन्सिबल होती है। अब हम बात करते हैं 5th टाइप की न्यूरोग्लिया के बारे में। कुछ 5th टाइप की, कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है। हम बात करेंगे 5th टाइप की, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हमें क्लास अब इसमें से एक टाइप बचा, चलो कोई नहीं, हम यहाँ बता देते हैं आपको। ये इसका 5th टाइप है माइक्रोग्लिया। कौन सा होगा, माइक्रोग्लिया 5th टाइप की न्यूरोग्लिया है। ये क्या काम करती है, इसमें से क्या क्वेश्चन पूछेगा, जैसे लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया था वैसे ही माइक्रोग्लिया क्या है, स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया। स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया कौन सी, माइक्रोग्लिया। और इसका काम क्या है, इसका काम है मैक्रोफेज की तरह एक्ट करती है, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैक्रोफेज की तरह काम करती है। तो मैक्रोफेज की तरह कौन सी न्यूरोग्लिया काम करेगी, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने में माइक्रोग्लिया
रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, स्मॉलेस्ट का में भी पूछा जाता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये जो मैंने बताई है शुरू की स्टार्टिंग की 4, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आता है आपका, फिर आपकी होती है लास्ट न्यूरोग्लिया, यहीं पे बता देता हूँ। लास्ट न्यूरोग्लिया होती है सैटेलाइट सेल। सैटेलाइट सेल्स, इनका काम क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, पीएनएस के अंदर। तो अब अभी तक हमने जितने भी न्यूरोग्लिया पढ़ी है 6, उसमें से सिर्फ एक न्यूरोग्लिया है, 2 न्यूरोग्लिया है जो पीएनएस के अंदर प्रेजेंट होती है। एक हो गई हमारी स्वान सेल, और सेकंड हो गई हमारी सैटेलाइट सेल। चलिए, ये होता है सैटेलाइट सेल्स पीएनएस के अंदर, और इसका काम क्या है, सिर्फ सपोर्टिंग का इसका काम होता है। इसका काम क्या होता है, सिर्फ सपोर्टिंग का। तो इस तरीके से हमारा न्यूरोग्लिया का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इसका काम लिख लीजिए, सपोर्टिंग द न्यूरॉन। सपोर्टिंग द न्यूरॉन, न्यूरॉन को सपोर्ट करने का ये काम करती है। तो न्यूरोग्लिया के हमने अलग अलग पार्ट, अलग अलग फंक्शन हमने देख लिए हैं कि किस तरीके से किस न्यूरोग्लिया में से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ हम न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया को कंप्लीट करते हैं। अगले पार्ट में हम ब्रेन मेनिंजीज डेवलपमेंट और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।